हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 9 जुलाई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। तो आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और 4 ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं आज के द हिंदू में। फर्स्ट है ट्रबलिंग प्रॉस्पेक्ट्स इन अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि अभी फ़िलहाल यूएस अपनी ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से वापस लेकर जा रहे हैं और उसके बाद अफ़गानिस्तान की क्या सिचुएशंस हैं, वहाँ पे क्या हालात पनप रहे हैं। सेकेंड है न्यू फेस। तो यहाँ फ़िलहाल जो कैबिनेट का रीशफल किया गया है उसके बारे में बताया हुआ है। थर्ड है आ ब्लिप। तो यहाँ पे जीएसटी का कलेक्शन जो कि जून मंथ में कितना हुआ है और ये पहले से कितना कम और क्या सिनेरियो है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड नेक्स्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, ट्रैकिंग फ्यूगिटिव एवरीवेयर। ये आज का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से जो कि है ट्रबलिंग प्रॉस्पेक्ट्स इन अफ़गानिस्तान। तो फ़िलहाल देखिए कि अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों से ऑलमोस्ट 2001 में यूएस ने अपनी ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में घुसाई थी और उनका एम था तालिबान को अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर देना। पर 20 साल हो गए हैं और ये कंटिन्यू वॉर चले जा रहा है और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आया। तो फाइनली यूएस ने डिसाइड किया कि अपने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लेंगे और इसके लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ नेगोशिएशंस भी करी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी और तालिबान के साथ भी। तो अब फ़िलहाल वहाँ से 11 सितंबर लास्ट डेट है जब यूएस अपनी सारी की सारी ट्रूप्स को बाहर निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट 90% ट्रूप्स को तो वहाँ से बुला भी लिया गया है, सिर्फ 10% फोर्सेस ही बची हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि जब यूएस अपनी फ़ोर्स को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल ले रही है तो यहाँ पे तालिबान पहले 2001 के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जैसे जैसे यूएस की ट्रूप्स अफ़गानिस्तान को छोड़कर वापस जा रही हैं वैसे वैसे तालिबान जो टेरिटरीज़ है या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट या टेरिटरीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करते जा रहा है। यानी तालिबान का कब्ज़ा ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानिस्तान की टेरिटरीज़ पे होता जा रहा है। अब ऐसे में क्या है कि तालिबान एक टेररिस्ट आउटफिट है और इसका डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज इम्पोज कर रहा है अफ़गानिस्तान की जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज है ये सिचुएशन जहाँ पे तालिबान काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड के रूप में अपने आप को साबित कर रहा है और बहुत सारी टेरिटरीज़ को वो ऑक्यूपाई करते जा रहा है। अगर हम यहाँ वॉर की बात करें जो पिछले 20 सालों से चला आ रहा था तो यूएस के लिए इस वार का जो कॉस्ट है वहाँ पे ऑलमोस्ट $980 बिलियन यूएस ने खर्च किए हैं। 2400 सोल्जर्स की यहाँ पे डेथ हुई है। यहाँ पे 388 है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनकी यहाँ पे डेथ हुई है। तो यूएस के लिए यहाँ पे खोने को बहुत कुछ था। मतलब कि यूएस ने जो सोचा था कि वो तालिबान को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल देंगे वो तो हुआ नहीं, बजाय इसके 20 सालों तक ये वॉर कंटिन्यू चलता रहा और यूएस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस्ट, मैन पावर भी और फिनेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी यूएसए को। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान ने इस बीच में 50,000 सिविलियंस को, 70,000 जो अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और 60,000 अफ़गान तालिबान के जो पर्सनस हैं वो उनका लॉस हुआ है। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान को भी लॉस हुआ है और यूएसए को भी यहाँ पे लॉस हुआ है इस वॉर में। और इसके बावजूद यहाँ पे अगर हम देखें तालिबान तो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस वॉर से सिर्फ और सिर्फ खोया नहीं है अफ़गानिस्तान ने या यूएस ने, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, कुछ गेंस भी हैं। जैसे कि अगर हम पहले बात करें तो सिर्फ 9 लाख स्टूडेंट्स थे जो स्कूल अटेंड कर रहे थे, पर आज के केस में अगर हम देखें तो 8 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं और इसमें से 1/3 तो गर्ल्स हैं। लिटरेसी रेट देखें तो पहले जो कि 12% था अब 35% हो चुका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, 63 ईयर्स के अराउंड है जो कि पहले 43 ईयर्स के अराउंड थी। अगर अर्बनाइजेशन देखें तो वो भी 26% हो चुका है
और वो पॉपुलेशन जो कि टीवी देखती है, मतलब 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास टीवी का एक्सेस है। टीवी के एक्सेस का मतलब है कि उनके पास अवेयरनेस के साधन हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से वो चीज़ें समझ सकते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब अवेयरनेस का एक सोर्स माना जा सकता है टीवी को। तो 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास वो सोर्स अवेलेबल है जहाँ से वो चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकते हैं, उनके सराउंडिंग्स के बारे में क्या चल रहा है, अवेयरनेस वो ले सकते हैं। अगर हम बात करें पक्के रोड की, अच्छे खासे रोड की, तो ऐसे पहले बहुत कम थे, अब वहाँ पे 10,000 माइल्स के जो रोड हैं वो अच्छे खासे हो चुके हैं। अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें तो वो 20% जो था उससे अब घट कर ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। तो आपको ये सारी चीज़ें नंबर्स याद नहीं करनी है, बस ये देखना है क्या क्या गेन्स हुआ है। अगर हम देखें एजुकेशन की फील्ड में अच्छा हुआ है, और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्ट यानी हेल्थ की फील्ड में अच्छा हुआ है, और अवेयरनेस अफ़गानिस्तान के लोगों में ज़्यादा आया है, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं वो ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव हुए हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल अफ़गानिस्तान को जो लॉस हुआ है वो तो हुआ है, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो पॉजिटिव हुई हैं अफ़गानिस्तान के लिए। पर फ़िलहाल जो सिचुएशन है कि तालिबान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सामने उभर रहा है और यूएस अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जितने भी हमने देखे कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे वो सारे के सारे अब रिस्क पे आ जाते हैं। क्योंकि अगर तालिबान का यहाँ पे एक तरह से हम कहें रूल स्टैब्लिश हो जाता है, तो तालिबान एक टेररिस्ट आउटफिट है और वो डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट काम करते हैं। तो जितने भी ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे रिवर्स किए जा सकते हैं अगर तालिबान यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश कर लेता है अपना। तो ऐसे में अब देखो, अगर यूएस के हम बात करें कि यूएस का क्या स्टैंड रहा है टाइम टू टाइम, तो जब यहाँ के प्रेसिडेंट बुश थे 2001 के टाइम, जब अफ़गानिस्तान में एंट्री हुई थी यूएस की, तो उस समय प्रेसिडेंट बुश का स्टैंड था कि हम अपने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान में लेकर जा रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड अ स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिवली गवर्न अफ़गानिस्तान दैट वुड नॉट डी जनरेट इनटू क्योस, यानी अफ़गानिस्तान को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, और अफ़गानिस्तान को एक क्योस की पोजीशन में जाने से रोकना। ये इनका मकसद था जब यूएस ने अपने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान में भेजी थी, और उस वक्त उनके प्रेसिडेंट थे बुश। उसके बाद देखो, बुश के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो थे ओबामा ने इस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस किए, और उन्होंने कहा कि अब हमारी जो स्टैंड है अफ़गानिस्तान को लेके वो ये है कि अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू प्रिवेंटिंग अफ़गानिस्तान फ्रॉम बिकमिंग अ सेफ़ हेवन फॉर ग्लोबल टेररिज्म। तो जितने भी टेररिस्ट हैं अफ़गानिस्तान या आसपास के एरियाज़ में, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे टेरर आउटफिट्स हैं जो कि शरण ले सकते हैं अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान को एक सेफ़ हेवन बनाने से बचाना था मेन मकसद ओबामा के टाइम में, ठीक है। यानी कि अफ़गानिस्तान में टेरर आउटफिट जो हैं उनको ख़त्म करना और उनके लिए एक सेफ़ हेवन अफ़गानिस्तान ना बन सके, ये ऑब्जेक्टिव रह गया था ओबामा के टाइम पे। फिर देखो, जब प्रेसिडेंट ट्रंप बने तो उन्होंने डायरेक्टली नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और स्पेशली तालिबान के साथ 2018 में ही, और इनका मेन मकसद था कि किसी भी तरीके से इन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से वापस बुलाया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन पिछले 20 साल से कंटिन्यू चली जा रही है और इसका सॉल्यूशन शायद नहीं निकल सकता है। हम वहाँ पे जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा यूएसए को लॉस ही होगा, मैन पावर का, फिनेंशियल रिसोर्सेज का भी। तो इस तरीके से ट्रंप ने वहाँ से अपने ट्रूप्स को निकालना सही समझा। अब इसके लिए उन्होंने नेगोशिएशंस किए, और उस नेगोशिएशन के अगर हम 4 मेन एलिमेंट्स की बात करें तो वो ये थे। पहला तो सीज़ फायर, यानी तालिबान के साथ सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया गया। सेकेंड है कि तालिबान को ये कहा गया कि वो अपने सारे टाइज़ अलकायदा और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ सारे टाइज़ को कट कर दे। तीसरा था कि इंट्रा अफ़गान पीस टॉक्स की बात की गई, कि यानी जो पाकिस्तान के अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो तालिबान है या जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी 2-3 फैक्शंस फ़िलहाल निकल कर आ गए हैं, तो वो सारे एक टेबल पर आएँ और बातचीत करें कि अब अफ़गानिस्तान का क्या रुख होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को आगे ले जाया जाना चाहिए। और फोर्थ था विड्रॉल ऑफ ऑल फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस, कि जितनी भी फोर्सेस हैं यूएस की यहाँ पे अफ़गानिस्तान में उन सबको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये 4 एलिमेंट्स थे इस नेगोशिएशन में, ठीक है।
अब इसके बाद देखो, इन नेगोशिएशन से कहीं ना कहीं तालिबान को भी आइडिया लग गया कि उसकी पोजीशन अफ़गानिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और यूएस कुछ भी करके अपने ट्रूप्स को वहाँ से बाहर निकालना चाहता है। तो तालिबान ने भी बहुत सारी सहूलियत देने से मना कर दिया और उन्होंने जो भी नेगोशिएशंस किए अपने शर्तों पे किए। तो ऐसे में एक चीज़ ये भी थी कि तालिबान ने मैनेज कर लिया, किसी भी तरीके से यूएस को फोर्स किया कि वो अफ़गानिस्तान को मनाए इस चीज़ के लिए कि तालिबान के जो कैडर के 5,000 लोग कस्टडी में बंद हैं उनको अफ़गानिस्तान रिलीज़ कर दे। तो इसके लिए भी यूएस ने हामी भर दी कि हाँ ऐसा किया जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तालिबान की पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो अपनी शर्तों पे नेगोशिएशन को कर रहा है, जबकि मेन मकसद यूएस का अफ़गानिस्तान में एंट्री का यही था कि तालिबान को ख़त्म किया जाए। पर अब तालिबान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और जो भी यहाँ पे बातचीत चल रही है उसमें तालिबान कोई सहूलियत प्रोवाइड नहीं कर रहा है अफ़गानिस्तान या फिर यूएसए को, वो अपनी शर्तों पे नेगोशिएशन में शामिल हो रहा है। अगर हम आज की बात करें तो पहले जो तालिबान का कंट्रोल था वो 1/5 डिस्ट्रिक्ट पर था अफ़गानिस्तान के, पर आज के समय में 1/3 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो ऑलमोस्ट तालिबान के कंट्रोल के अंदर आ चुके हैं। और इंट्रा अफ़गान टॉक्स की बात करें, जो कि दोहा नेगोशिएशन के नाम से जिनको जानते हैं, उनका भी कुछ ज़्यादा कोई पॉजिटिव आउटपुट निकल कर सामने नहीं आ रहा है। मतलब एक तरह से जो ये टॉक है वो फॉर्मेलिटी ही रह गई हैं और तालिबान खुद ही ब्लड शेड के थ्रू अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रोल करता जा रहा है, अपने कंट्रोल को एक्सपैंड करता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, जब यूएस के ट्रूप्स बाहर निकल जाते हैं और अब तालिबान और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्हीं को ही चीज़ें आगे लेकर जानी हैं, तो अब आगे चीज़ें कैसे होती हैं, 2021 के एंड तक ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो राइटर ने यहाँ पे कहा है कि 3 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि आगे की चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। पहला ये है कि हैव द तालिबान चेंज देयर आइडियोलॉजी कलर्स। तो क्या अफ़गानिस्तान जो यहाँ तालिबान है, क्या उसने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी है? क्या वो भी डेमोक्रेसी में शामिल होगा? क्या वो गवर्नमेंट में शामिल हो कि वहाँ के जो सिविलियन राइट्स हैं और बाकी चीज़ों को क्या बढ़ाएगा, या फिर वो वापस जो कंजर्वेटिव वे है उसी को अपनाएगा? या फिर साथ में ये भी है कि जो तालिबान है उसमें भी कई सारे फैक्शंस बन चुके हैं। एक तो है कोयता ये सूरा है, ठीक है, वो ये फैक्शन है जो कि नेगोशिएट कर रहा है, दोहा नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरे हैं फाइटर्स जो कि अपने अपने खुद की जो हम कहें पावर को इन्हांस करने के लिए वहाँ पे फ़ाइट कर रहे हैं। तो ऐसे तालिबान में भी कुछ अलग अलग फैक्शंस यानी उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या ये सामने आते हैं, साथ मिलकर कुछ नेगोशिएशन करते हैं गवर्नमेंट के साथ, या फिर ये अलग अलग अपने तरीके से ही फ़ाइट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद अफ़गानिस्तान में क्योस पैदा हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये सारे ग्रुप साथ में आके बातचीत नहीं करते हैं और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो क्योस की सिचुएशन ही बनी रहेगी अफ़गानिस्तान में। तो ये तो फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड है कि कैन काबुल रिज़ाइन प्रेजेंट अ यूनिफाइड फ्रंट। तो अब देखो, अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल तो वहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इलेक्टेड है। दूसरा एक ऐसा भी वहाँ पे एक ग्रुप है जो ये क्लेम करता है कि जो भी इलेक्शन हुए हैं वो फ्रॉड तरीके से हुए हैं और वो इस गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं और ख़ुद को वहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में वो सामने रखते हैं। तो यानी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई सारे फैक्शंस हो चुके हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड हैं, चाहे वो खुद को बता रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है, बट वो अपने आप को सामने इस तरीके से रख रहे हैं। पर अलग अलग फैक्शन की वजह से अगर हम कहें, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी भी डिवाइड हो रखी है। तो फ़िलहाल ये ऐसा वक्त है जब उन सभी फ्रैक्शंस को साथ आना होगा और एक यूनिटी के तौर पर अफ़गानिस्तान में अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, अफ़गानिस्तान को यूनिफाइड करना होगा, जिससे कि वहाँ पे क्योस ना आ सके और फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसको पॉजिटिव वे में टैकल किया जा सके। तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है कि वो अलग अलग जो फैक्शंस हैं वो साथ में आएँ और अफ़गानिस्तान में यूनिटी इस्टेब्लिश कर सकें। अब तीसरा है यहाँ पे पाकिस्तान का स्टैंड। देखो, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान में क्या देखा है कि अफ़गानिस्तान का जो तालिबान मतलब जो ग्रुप है उसको बढ़ावा दिया है पाकिस्तान ने, और हमेशा से पाकिस्तान ने उसको अपने लिए एक पॉजिटिव साइन की तरह देखा है कि कहीं ना कहीं ये जो तालिबान ग्रुप है वो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिविटी लाएगा, पाकिस्तान को उससे मदद पहुंचाएगा। पर अब पाकिस्तान का क्या स्टैंड होता है कि क्या वो तालिबान का साथ देते हैं, अभी भी वो देखते हैं कि तालिबान उनके लिए अच्छा होगा, या फिर वो
जो अफ़गानिस्तान का मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर एक अलग तरीके से वो अपनी टॉक को शुरू करते हैं। तो क्या अब पाकिस्तान अपने पहले वाले स्टैंड को ही बनाए रखता है या अब उसका एक नया स्टैंड आता है, वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है कि फ़र्दर अफ़गानिस्तान में क्या वहाँ पे रोल प्ले किया जाएगा अलग अलग लोगों के द्वारा, और क्या अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो जब ब्रिटिश इंडिया का शासन था हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर, तभी भी अफ़गानिस्तान को इंडिया का पार्ट बनाने की कोशिश की गई, मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाने की कोशिश की गई थी। हम जानते हैं वहाँ पे वॉर भी हुए थे जिसमें ब्रिटिश इंडिया बहुत बुरी तरह से हारी थी। तो हिस्टोरिकली भी जिसने भी अफ़गानिस्तान में एंट्री मारी है वहाँ पे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट उनके लिए सामने नहीं आया है, कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिला है, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे या फिर अब के कंटेक्स्ट में हम देखें यूएसए है, या इसके पहले रशिया भी उसमें कुछ समय तक इन्वॉल्व था। तो किसी के लिए अफ़गानिस्तान में कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं निकले हैं, सभी वहाँ पे बुरी तरह से अपनी जो भी एम्स थे उन मकसद में ये फ्लॉप होकर ही बाहर निकले हैं। तो अब देखते हैं फाइनली कि पूरी तरह से यूएस ट्रूप्स जब बाहर निकल जाती है तब अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन प्रिवेल होती है और किस तरीके से अफ़गानिस्तान अपने आप को आगे बढ़ाता है। पाकिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान में किस तरीके से फिर चीज़ें आगे आती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड आर्टिकल जो कि है न्यू फेस। तो अभी हम जानते हैं कैबिनेट शफल एम्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस वाइल कीपिंग इन माइंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। तो फिलहाल कैबिनेट का शफल हुआ है, कुछ पुराने जो मिनिस्टर्स थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कुछ नए मिनिस्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। तो हालांकि इस जो आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है वो यही कहा गया है कि फ़िलहाल 78 मेंबर्स हैं कैबिनेट में, और जो ये कैबिनेट का शफल किया गया है वो फ़िलहाल जो हमारी पैंडेमिक की सिचुएशन है, जो न्यू आईटी लॉज हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नेंस को उसको दूर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक अच्छा काम किया जा रहा है लोगों के लिए, इसको रीशफल किया गया है। वो मिनिस्टर्स या वो मिनिस्ट्रीज़ जिनके द्वारा ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही थी उन मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं 2-3 मिनिस्टर्स को बाहर निकाल दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, इसका क्या पॉलिटिकल मूव था वो तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो मेनली 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैबिनेट अगर हम देखें कि कैबिनेट में जितने भी हम टोटल एमपीज़ हैं उनका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये एमपी कहाँ के, तो ये एमपी लोकसभा के, यानी लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनका 15% से ज़्यादा आप कैबिनेट में लोगों को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। और ये प्रोविज़न कहाँ है, तो ये प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में ये बात कही जाती है और ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 2003 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 91 के द्वारा शामिल किया गया था, ठीक है। यानी ये जो 15% क्लॉज की यानी जो लिमिट है उसको 2003 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 91 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये आर्टिकल 75 के अंदर लाया गया था। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि इस आर्टिकल में कि कैबिनेट को शफल किया गया है, कुछ नए मिनिस्टर्स को शामिल किया गया है। ये एक तरह से इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा गवर्नेंस पे ध्यान दिया जाएगा, लोगों के प्रति जो सरकार है वो ज़्यादा जागरूक है, उनके प्रति काम करना चाह रही है। और यहाँ पे ये भी एफर्ट किया गया है कि ज़्यादा ओबीसी ग्रुप्स को, दलित को और ट्राइबल पीपल को शामिल किया जाए। इस हिंदुत्व अम्ब्रेला जो है एक तरह से माना जाता है बीजेपी का कि वो हिंदुत्व एजेंडा के प्रति काम करती है, तो इसमें ओबीसी को, दलित को और ट्राइब्स को भी शामिल किए जाने की यहाँ पे कोशिश की गई है इस सफल के द्वारा। तो मेनली यही है कि शफल करके जो आगे आने वाले इलेक्शंस हैं या कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह, वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है और बीजेपी अपने इन्फ्लुएंस को इन स्टेट्स में बढ़ाना चाहती है, ठीक है। और अलग अलग फैक्शंस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हम देखें अगर मेनली नदर्न इंडिया है जैसे कि यूपी है, बिहार है, यहाँ पे इलेक्शंस मेनली जो फाइट किए जाते हैं ना, तो इसमें कास्ट
का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इस जो कैबिनेट में शफल किया गया है तो वो सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि अभी मैंने बताया ओबीसी ग्रुप्स है, दलित ग्रुप्स है, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल जो कि है आ ब्लिप। तो अभी देखो जून का जो भी जीएसटी कलेक्शन हुआ है, मतलब फ़िलहाल जो 2-3 दिन पहले ही जो कलेक्शन का डेटा आया है उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। जो कलेक्शन हुआ है वो है 9300 करोड़ का, ठीक है, और ये कलेक्शन जून मंथ के लिए है और ये पिछले 10 महीनों में सबसे ज़्यादा कम है। और अगर हम देखें कि अप्रैल में, तो अप्रैल में मैक्सिमम कलेक्शन हुई थी 1.41 लाख करोड़ रुपीस की कलेक्शन हुई थी जीएसटी के तहत। और अगर हम बात करें मई की तो 1.02 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो यानी कि अप्रैल में भी बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हुआ था, मई में भी अच्छा कलेक्शन हुआ था, पर वो जून में कम होकर 93,000 करोड़ रुपीस ही रह गया है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि देखो फ़िलहाल पेंडेमिक की सिचुएशन तो थी ही, सेकेंड वेव अपनी ज़ोरों पर था मई जून वगैरह में, तो इस वजह से जो कलेक्शन है वो कम होना कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इकॉनमी की हालत वैसे ही कम हो गई थी। और कहीं ना कहीं जीएसटी फाइल करने का जो टाइम लिमिट है उसको भी एक्सपैंड कर दिया गया था। तो हो सकता है कि इस मंथ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हों जिन्होंने अपना जीएसटी नहीं फाइल किया हो और वो आगे वाले मंथ में फ़ाइल करें। और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें मई में फ़ाइल करना था उन्होंने जून में फ़ाइल किया हो, तो कुछ नंबर्स यहाँ पे उसकी वजह से इंक्रीज़ भी हो गए हों। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे जीएसटी का कलेक्शन जून मंथ के लिए कम हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखो राइटर ये भी कह रहे हैं कि डिस्पाइट द स्लो डाउन इन मई जून, जीएसटी कलेक्शंस इन Q1 ऑफ 21-22 हैव बीन हेल्दियर देन प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस साल का जो Q1 का कलेक्शन है, बेशक से मई जून में कलेक्शन थोड़ा कम हुआ है, उसके बावजूद Q1 का जो ओवरऑल कलेक्शन है जीएसटी का वो पिछले साल के कंपैरिजन में बेटर रहा है। और ये दिखाता है कि फ़िलहाल जो लॉकडाउन लगाए गए थे अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, वो उसने इकॉनमी को इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाला है जितना कि लास्ट ईयर, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन था, वो पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसने इकॉनमी को ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशान किया था या अफेक्ट किया था। पर इस बार क्योंकि लोकल लेवल पे लॉकडाउन थे तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट इकॉनमी पे नहीं आया है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो सिचुएशन है वो ऑब्वियस सी बात है कि पैंडेमिक की वजह से इसमें उतार चढ़ाव है। जैसे ही पैंडेमिक की सिचुएशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है, लॉकडाउन लग जाते हैं, तो जीएसटी के कलेक्शन में कमी आ जाती है, और जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होने लग जाती है तो जीएसटी का कलेक्शन जो है वो वापस से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो मेन इम्पैक्ट है जीएसटी कलेक्शन पे वो इसका ही आ रहा है, यानी पैंडेमिक का ही आ रहा है। पर यहाँ पे राइटर देखो एक चीज़ और कहते हैं कि स्ट्रक्चरल करेक्शंस इन जीएसटी रिजाइम एंड द इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी मे टेक लॉन्गर टाइम। अब देखो आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा कि जीएसटी के तहत पेट्रोलियम को और इलेक्ट्रिसिटी को और लिक्विड को शामिल नहीं किया गया है। अब ये डिमांड तो की जा रही है कि इसको इसमें शामिल किया जाए, पर अभी किया नहीं गया है। और राइटर का कहना ये भी है कि इसको इसमें शामिल करने में शायद टाइम लग सकता है, और जो जीएसटी में स्ट्रक्चरल करेक्शंस करनी है उसमें भी टाइम लग सकता है, बट देयर इज़ इनफ दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशंस। पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे इमीडिएटली अटेंशन देने की ज़रूरत है और वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि स्टेट्स का कंपनसेशन जो भी दिया जाना है जीएसटी के लिए वो कैसे दिया जाए या क्या उपाय किए जाएं। तो इनके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें भी डिस्कस किए जानी चाहिए जिससे कि इकॉनमी वापस से अपनी पुरानी अवस्था में आ सके और इकॉनमी में सुधार आ सके। जैसे कि इंडस्ट्री की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि रेट में कट किया जाए जिससे कि डिमांड जनरेट हो सके और इकॉनमी की हालत वापस से अच्छी हो सके। तो इन मूव्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में, और अलग अलग चीज़ें डिस्कस की जानी चाहिए जिससे इकॉनमी को वापस अच्छा किया जा सके। तो राइटर का यहाँ पे कहना ये है
कि इस काउंसिल की मीटिंग में कोई डिसीजन जल्दी ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसको डिले करने से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होगा। अगर जल्दी डिसीजन लिया जाएगा तो सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है वो भी अच्छा बना रहेगा, और यहाँ पे क्लैरिटी भी मिलेगी स्टेट को कि उन्हें आगे क्या करना है, और वो प्लान कर पाएंगे कि वो अगले मतलब इस साल में जो आगे वाला टाइम है उसमें कितनी बोरिंग्स वो करें और किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे चलाएं। तो यहाँ पे क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, और इस काउंसिल में, इस मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट आर्टिकल, जो कि है ट्रैकिंग फ्यूगिटिव्स एवरीवेयर। तो फ़िलहाल देखो, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन है जो कि फ्यूगिटिव है, ऑफेंडर है, जो कि पैसे लेकर या क्राइम करके किसी दूसरी कंट्री में भाग गया है, या एक स्टेट से दूसरे ही स्टेट में ही भाग गया है, तो ऐसे अगर हम अपने लॉज देखें तो बहुत सारे लॉज हैं। यहाँ पे आईपीसी के लॉ हैं, एक्स्ट्राडिशन के अगर हम रिगार्डिंग देखें तो आईपीसी के लॉज हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग लॉज हैं, हाईजैकिंग के रिगार्डिंग लॉज है, नार्कोटिक ड्रग्स के रिगार्डिंग यहाँ पे लॉज हैं। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लॉज बनाए हुए हैं, मतलब लॉ अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं। पर यहाँ पे अगर देखा जाए कि इन पे एक्ट कैसे किया जा रहा है, तो अगर हम सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज़ की बात करें तो दोनों का जो तरीका है और स्फेयर है वो अलग अलग है। अगर हम स्टेट पुलिस की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं क्राइम में, साथ ही साथ वो उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर भी करते हैं। यानी स्टेट पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना भी है और उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना भी है। लेकिन अगर हम सेंट्रल एजेंसीज़ की बात करें तो सेंट्रल एजेंसीज़ ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती हैं, और इनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ होता है इन्वेस्टिगेशन पे और प्रोसिक्यूशन पे। यानी किसी स्पेशल केस को ये लेते हैं और उस स्पेशल केस में ही ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रोसिक्यूशन वर्क करते हैं। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने से इन एजेंसीज़ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट एजेंसीज़ होती हैं तो अपने एक्सपर्टीज़ जो इनका फील्ड है उसी के तहत ये। अब देखो, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनकी ये टेंडेंसी रहती है कि जब भी वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और बीच में जो वो क्रिमिनल है वो कहीं बाहर भाग जाता है, यानी एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो ऐसे में उस जो केस है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता है। और जनरली जो अक्यूज्ड था उसके जो स्टेटमेंट थे इंटरोगेशन के टाइम पे उसी पर ही रिलाई किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है हमारे पास कि उन क्रिमिनल्स को जो देश के बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं कोई क्राइम करके या पैसे लेके, जैसे कि विजय माल्या है, नीरव मोदी है, तो ये तो वो हाईलाइटेड केस हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारी नज़रों में नहीं आए होंगे, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। Some police stations do initiate proceedings for attachment of property and declaration of the accused as proclaimed offenders, but the number of cases where coordinated efforts are made to pursue fugitives domestically or internationally are hardly documented. तो ऐसे कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पुलिस ने या दूसरी एजेंसीज़ ने कुछ स्टेप्स लिए हैं उनके भाग जाने के बावजूद, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर देना वगैरह वगैरह। पर ये केसेस बहुत कम ही हैं जहाँ पे इस तरीके से अलग अलग एजेंसीज़ कोऑर्डिनेट करती हैं और आगे कुछ काम किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें कि इंडिया ने 750 क्रिमिनल्स हैं जिनको रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। 750 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, और 300 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। अब ये रेड कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होते हैं? देखो, कोई भी पर्सन जो अक्यूज्ड है, जिसके अगेंस्ट ये अभी साबित नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, जस्ट वो अक्यूज्ड ही है, तो ऐसे पर्सन, और वो भाग गया है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो जारी किया जाता है वो है ब्लू कॉर्नर नोटिस। पर ऐसा पर्सन जो कि ऑलमोस्ट श्योर है कि हाँ इसी ने क्राइम किया है या उसका क्राइम प्रूव हो चुका है और फिर वो भाग जाता है, तब उसके अगेंस्ट जो जारी किया जाता है वो होता है रेड कॉर्नर नोटिस। तो ऐसे में हम देखें हमारे पास रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर टोटल मिला के 1050 केसेस बनते हैं जो यहाँ पे नोटिस जारी किए गए हैं।
तो अब देखो यहाँ पे जो राइटर है उनका कहना ये है कि फ़िलहाल जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ट्रैकिंग क्रिमिनल्स हैं वर्ल्ड वाइड, अगर हम देखें तो एक इंटरपोल है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड के जो क्रिमिनल्स हैं उनके डेटा को शेयर कर सकते हैं, एंड शेयरिंग ऑफ इमिग्रेशन डेटाबेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो इंटरपोल के पास एक ऐसा डेटा है जिसके थ्रू जो क्रिमिनल्स है या इमिग्रेशन है उन सबके जो नंबर्स हैं या उनके डेटाबेस को शेयर किया जा सकता है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, और इनके बारे में पता लगाया जा सकता है। बट अगर हम लोकल लेवल की बात करें, नो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम और डेटाबेस फॉर ट्रैकिंग क्रिमिनल्स और वांटेड पर्सन डोमेस्टिकली। तो हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं, जैसे मान लो एक पर्सन है जिसने दिल्ली में क्राइम किया और वो यहाँ से भागकर महाराष्ट्र में चला जाता है, तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे कि महाराष्ट्र की कोई जो पुलिस पर्सनल है या अलग अलग एजेंसीज़ हैं वो कंफर्म कर सके कि हाँ ये पर्सन है जो दिल्ली में क्राइम करके आया है। और इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास कोऑर्डिनेटेड डेटाबेस नहीं है एक ऐसा जो कि अलग अलग क्रिमिनल्स के डेटा को रखता हो, जिससे कि कोई पर्सन क्राइम करके कहीं भी भाग जाए उसका पता लगाया जा सके। तो इसके अभाव में ऐसा होता है कि अक्सर लोग क्राइम करके भाग जाते हैं और पता भी नहीं चलता है उनका। तो ये ज़रूरी है कि हम एक नेशनल लेवल पे एक डेटाबेस को प्रिपेयर करें, जिसको हम कहें नेशन वाइड डेटाबेस। इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के कंटेक्स्ट में, और इसको एक्सेसिबल बनाया जाना चाहिए अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा, चाहे वो पुलिस एजेंसीज़ हैं, पब्लिक हैं, दूसरी एजेंसीज़ जैसे कि पासपोर्ट है, इमिग्रेशन, क्योंकि कोई भी पर्सन जो इंडिया छोड़कर बाहर जाना चाहेगा वो पासपोर्ट एजेंसीज़ और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को ही कॉन्टैक्ट करेगा। तो ऐसे में अगर इनके पास भी ये एक्सेस होगा इस डेटा का, तो वो भी कंफर्म कर सकेंगे कि हाँ ये पर्सन किसी क्राइम को करके भाग रहा है या इनोसेंस है। तो ऐसे में अगर कोई पर्सन भागने का प्रयास करता है क्राइम करके, तो इन एजेंसीज़ के द्वारा यहाँ से कंफर्म करके उस पर्सन को पकड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से एक डेटाबेस प्रिपेयर करना इंडिया में भी, लोकल लेवल पे, हमारे डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कुछ एफर्ट्स यहाँ पे इंडिया के द्वारा किए गए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छे प्रयास हैं, जैसे कि द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जिसको CCTN भी कहा जाता है, एक ये नेटवर्क, और दूसरा है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो ये दो ऐसे स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं कि जिसके थ्रू हम नेशनल लेवल पे एक डेटाबेस, जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसमें यही मेन एम था कि एक नेशनल लेवल पे एक डेटाबेस रेडी किया जाएगा अलग अलग क्रिमिनल्स का, जिससे कि उनको पकड़ना आसान हो और वो एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में ना जा सकें। पर इसमें जो काम किया गया है वो बहुत कम है और एफ़र्ट्स अभी बहुत ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है। मतलब ये जो इनिशिएटिव्स है बहुत ही, हम कहें कि लो लेवल पे अभी किया गया है, और बहुत ज़्यादा आगे यहाँ पे प्रयास करने की ज़रूरत है कि इसको स्ट्रेंथन किया जाए और डाटाबेस को बनाया जा सके। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे नीड्स टू सेट अप डेडिकेटेड फ्यूगिटिव ट्रैकिंग यूनिट्स। अब USA वगैरह में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी पर्सन अगर एक स्टेट में क्राइम करके दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उनके पास एक ऐसा ट्रैकिंग यूनिट या सिस्टम हम कह सकते हैं है कि वो एक स्टेट के क्रिमिनल को दूसरे स्टेट में भी वो ट्रैक करके पकड़ सकते हैं। उनके पास ऐसा डेटाबेस है, ऐसा सिस्टम है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो उसको स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक पर्सन जो एक स्टेट में क्राइम करके दूसरे स्टेट में जाता है उसको वहाँ पे भी पकड़ा जा सके, उसको वहाँ पे भी बंद किया जा सके। अब शेयरिंग इट्स वांटेड डेटाबेस विद फॉरेन एम्बेसीज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस भी, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कुछ कहीं कॉन्वेंशन साइन करे, चाहे वो बायलेटरल हो या फिर वो मल्टीलेटरल हो, जिसके तहत इंडिया का जो डेटाबेस है, पहली बात तो इंडिया को अपने लेवल पे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। फिर एक बार ये डेटाबेस बन जाता है तो उसको अलग कंट्रीज़ के द्वारा शेयर किया जा सकता है। जैसे मान लो इंडिया और नेपाल है, कोई क्राइम करके इंडिया से नेपाल में चला जाता है, और अगर इंडिया नेपाल के साथ ऐसी ट्रीटी साइन करता है कि जो भी हमारे क्रिमिनल डेटाबेस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और नेपाल अपने डेटाबेस को इंडिया के साथ शेयर करता है, तो ऐसे में सिर्फ नेपाल नहीं, हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ऐसा साइन कर सकते हैं। तो ऐसे में इन क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान हो जाएगा और इनको एक्स्ट्राडाइट भी किया जा सकता है इस ट्रीटी के तहत। तो ऐसे में इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीज़न बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी, और जो भी क्रिमिनल एक कंट्री से भागकर दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ बचने का प्रयास करता है, तो इस तरह के इनिशिएटिव के थ्रू उनको पकड़ा जा सकता है और उस क्रिमिनल को वापस अपने देश जहाँ से वो भाग कर आया है उसको वापस दिया जा सकता है, यानी एक्स्ट्राडाइट उस पर्सन को किया जा सकता है।
तो ये था आज के हमारे 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशली ये लास्ट वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और क्या क्या कमियां हैं उसको आप अच्छे से याद कर लेना। मेनली स्पेशली ये CCTN क्या है और NIG क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से एक बार ज़रूर याद कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।